Right, Ji. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. My name is Yasir Yamin, and I welcome you back in another session in which we'll be discussing a technical article published by ACCI, and it's very much relevant to your examination. अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जब टेक्निकल आर्टिकल नहीं पढ़ के जाते तो हर किसी वन ऑफ अटेम्प्ट के अंदर ऐसा ही होता है कि आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टेक्निकल आर्टिकल। और उस वक्त हम बोलते हैं कि यार अगर वो टेक्निकल आर्टिकल अपने ने पढ़ लिया होता तो जरूर हमारे ये वाले मार्क्स भी आ जाते। सही है ना। तो अब हमने एक टेक्निकल आर्टिकल की सीरीज स्टार्ट की हुई है और हम मेक श्योर करेंगे कि बहुत सारे टेक्निकल आर्टिकल्स जो कि एसीसीए की वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश्ड हैं हम इनको जाके एक वन बाय वन स्टडी कर लें। अच्छा, क्या ये टेक्निकल आर्टिकल स्टूडेंट खुद भी पढ़ सकते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्निकल आर्टिकल्स आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सारे टेक्निकल आर्टिकल्स तो इतने जरूरी नहीं होते क्योंकि बहुत कुछ लेक्चर में ऑलरेडी कवर हो चुका होता है हमारे पढ़ाते हुए। लेकिन चंद एक आध ऐसे टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं जिनको अगर स्पेसिफिकली पढ़ लिया जाए तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर वो एग्जाम के अंदर आ जाए तो मजा ही आ जाता है। लेकिन इन टेक्निकल आर्टिकल्स का मसला सबसे बड़ा ये होता है कि वो जिस मैनर के अंदर ड्राफ्ट किए गए होते हैं, क्योंकि टेक्निकल आर्टिकल को एक बहुत बड़े मसले को लिमिटेड वर्ड काउंट के अंदर आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो कभी कभार स्टूडेंट्स असल क्रक्स को नहीं पकड़ पाते। और जब तक आप असल क्रक्स को नहीं पकड़ते आपको बात का जो लुबे लुबाब है, जो कंक्लूजन है, जो जो फीलिंग है वो आपके पास आ ही नहीं पाती और आप स्ट्रगल करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को एग्जामिनेशन के अंदर रेप्लिकेट करने के अंदर। तो ये हमारी छोटी सी एफर्ट है जिसके अंदर हम आप लोगों तक वो रेलेवेंट चीज पहुंचा पाए जो कि आपको एक टेक्निकल आर्टिकल से ग्रैब कर लेनी चाहिए थी और समझ लेनी चाहिए थी। अब अभी जो टेक्निकल आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इट इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि कैपिटल क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कैपिटल? अच्छा, आप सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो मैं आप सब लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि एक जनरल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो कैपिटल की सबकी होगी। लेकिन वो जनरल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं। व्हाट इज कैपिटल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कैपिटल? एनीवन? कैपिटल बोले तो क्या? इस्लामाबाद। So capital, physicists say capital is the amount of money which you put into the business and generate revenue as a return on that particular investment. And somebody says that there's the leftover from assets and liabilities. So net assets is basically capital. And Rohit says, sir, capital is basically money. So we all, some way or the other, try and describe what is capital. Yeah. So for somebody could say, sir, capital is the money which has been invested by our shareholders. Somebody could say, sir, capital are the total amount of resources, whether it be equity resources or debt resources that have been put into the business so that it generates a revenue out of it or that it generates some return over it. So there has been some varying definitions of what capital actually is. वेरिंग डेफिनेशंस है इसकी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे आज के सेशन के अंदर, ये इस टेक्निकल आर्टिकल के अंदर ये नहीं है कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि कैपिटल क्या है या कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, बल्कि हम आपकी जो अटेंशन दिलाना चाहते हैं वो इस बात के ऊपर दिलाना चाहते हैं कि यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज वेरी रेलेवेंट फॉर इन्वेस्टर्स। व्हेनेवर कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो डेट इन्वेस्टर हो या इक्विटी इन्वेस्टर हो, कोई भी फाइनेंस प्रोवाइडर हो, whenever they are looking at the financial statements, they are very much interested in capital. सो फॉर अस अकाउंटेंट्स, हम लोग रोजमर्रा की बेसिस के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे होते हैं या हम लोग एक कैपिटल का डिस्क्लोजर दे रहे होते हैं, लेकिन हमें वो फील नहीं आ पाती। हम करते इसलिए हैं क्योंकि हमें आईएएस और आईएफआरएस ने बताया या हमारे लोकल लॉ ने बोला कि भाई कैपिटल का डिस्क्लोजर दे दो, लेकिन हमें अक्सर वो फील नहीं आ पाती कि व्हाई वुड दिस इंफॉर्मेशन बी सो मच रेलेवेंट फॉर इन्वेस्टर्स।
एंड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एसीसी वांट्स टू मेक श्योर कि आपके पास वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, वो पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ताकि अगर कभी कभी आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि भाई व्हाई कैपिटल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट और व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस कैन एन इन्वेस्टर टेक based on the capital structure, what type of risks a particular investor can see based on the capital structure, वो आपको risks वो अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव में समझ में आ जाए। यू ऑल नो ना कि एसबीआर के एग्जामिनेशन के अंदर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव का होना बहुत जरूरी है। आपको तोला जाएगा, आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे बेस्ड ऑन क्या आपको इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में झलकता हुआ या नहीं झलकता हुआ नजर आता है या नहीं। ऑलराइट, सो दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, so we'll start our argument on the reporting of capital structure first. First of all, चंद एक आध इदारे तो ऐसे हैं जिनके ऊपर ना मैंडेटरी कैपिटल को डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है। ऑफन ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर की गुफ्तगू है ना, ये सारी गुफ्तगू जोड़ी जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। आप में से कोई भी बंदा जो कि बैंक्स के अंदर काम कर रहा है या इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम कर रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहा है, उसके लिए कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको पता है बैंक्स के अंदर पूरी पूरी टीम्स होती हैं स्पेशलाइज्ड पर्सनल की, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग के ऊपर काम करती हैं। वो काम करेंगी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो निकालने के अंदर, वो काम करेंगे स्टेट बैंक की रिपोर्टिंग के अंदर, वो काम करेंगे सेंट्रल बैंक की रिपोर्टिंग के अंदर, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। सो अक्सर ये समझा जाता है कि जो कैपिटल की रिपोर्टिंग है ना, वो खालिसतन ओवर फोकस्ड है ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। But in this particular article, what we want to make sense for you is that capital structure reporting is not only relevant for banks, but it is also relevant for other companies. So often the need to report and management of the financial capital is linked to those entities that have external capital requirements and attached regulatory obligations. So for instance, banks के अंदर capital की management और capital की reporting के ऊपर इसलिए इतना ज्यादा focus किया जाता है because they attract public money. एक बैंक के पास उसके डिपॉजिटर्स का पैसा रखा हुआ होता है ना, उसके इन्वेस्टर्स का पैसा रखा हुआ होता है ना, जो कि उसने लेंड किया हुआ होता है अपने बहुत सारे कस्टमर्स को, या बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बैंक्स ने पैसा अपना फंसाया हुआ होता है। तो जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं वो बड़ी कड़ी निगाह रखती हैं कि क्या बैंक्स ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रहे, क्या बैंक्स के पास बैकअप के अंदर इतना कैपिटल अवेलेबल है कि अगर उसके सारे डिपॉजिटर्स, अगर उसके सारे कस्टमर्स एक साथ वो पैसा बाहर निकालने आ जाएं, तो क्या बैंक उन सारे डिपॉजिटर्स को सर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो भी बना के अपने YouTube चैनल के ऊपर डाली थी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। कुछ अरसे पहले आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम था सिलिकॉन वैली बैंक। नाउ सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो गया। उसके बैंकरप्ट होने की बहुत सारी रीजंस होंगी, लेकिन जो कोर फंडामेंटल रीजन आपको नजर आती है व्हाई दे वेंट इनटू लिक्विडेशन, वो कोर रीजन एक ही है। डिपॉजिटर्स केम टू देम, they asked for their money, they started to pull out money from that particular bank, लेकिन उन बैंक्स के पास इतने लिक्विड फंड्स अवेलेबल नहीं थे कि वो सारे डिपॉजिटर्स को, याद रखना डिपॉजिट, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपका एसेट है, लेकिन बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, दे हैव टू गिव इट बैक टू यू। तो जब सारे लोग, जब सारे डिपॉजिटर्स रश करेंगे बैंक से पैसा बाहर निकालने के ऊपर, और एसवीबी के पास इतने लिक्विड फंड्स अवेलेबल नहीं थे बिकॉज उन्होंने मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पैसा लगा के रखा हुआ था, तो शॉर्ट टर्म के अंदर अपने डिपॉजिटर्स को उनके पैसे वापस नहीं कर सकते थे, दे वेंट इनटू वाइंडिंग अप, वो लिक्विडेशन के अंदर चले गए। सो बैंक्स क्योंकि पब्लिक मनी अट्रैक्ट करते हैं तो उनके ऊपर रेगुलेटर का बहुत प्रेशर होता है, रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन होती हैं, उन्होंने एक्सटर्नली बहुत पैसा उठाया हुआ होता है, पब्लिक मनी उठाया हुआ होता है, इन्वेस्टर्स का पैसा उठाया हुआ होता है, तो उनके ऊपर सर्टेन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई आपको सफिशिएंट इतना कैपिटल तो हर वक्त मेंटेन करना ही करना पड़ेगा।
ये हमने अभी बात की ना, कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बेसल फ्रेमवर्क के तहत और बाकी रिक्वायरमेंट्स के तहत मैंडेटरी होता है बैंक्स के ऊपर। दे नीड टू गिव अ डिस्क्लोजर कि भाई हम इतना फंड अपने पास मेंटेन कर रहे हैं कि अगर कल को कोई हमारे डिपॉजिटर या हमारी लाइबिलिटीज हम पे टर्न बैक भी करती हैं तो हम सबको पे ऑफ कर पाएंगे। अब जितने लोग बैंकिंग या फाइनेंस के सेक्टर के अंदर है ना, उनको तो कैपिटल उनके लिए बड़ी चाहत का एरिया है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको सिर्फ एक एक पब्लिकली आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बताऊं, तो अगर मिसाल के तौर पे आप किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, आप एक एक टेक्सटाइल कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चाहता है कि वो उन हेड्स के ऊपर काम करे जो कि हाईली वैल्यूएबल है या हाईली कॉम्प्लेक्स है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर काम करते हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल्स आपके मेजर हेड्स होंगे जिनको आप मैनेज करके चलते हैं। टेक्सटाइल का बिजनेस है ना, तो इन्वेंट्री को मैनेज कर लिया, अपनी मशीन्स, अपने प्लांट एंड इक्विपमेंट, अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग को मैनेज कर लिया तो धंधा चल पड़ेगा। लाइकवाइज बैंक्स के अंदर अगर आपने कैपिटल को मैनेज कर लिया, पैसे के आने जाने और फंड जो पड़ा हुआ फंड है उसको और उसके ऊपर आने वाले रिटर्न को मैनेज कर लिया तो आपका बैंक चल पड़ेगा। तो इसलिए बैंक्स के ऊपर ओवर फोकस होता है कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। लेकिन क्या ये बाकी एंटिटीज के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटल डिस्क्लोजर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते? हमारा आर्ग्यूमेंट इस टेक्निकल आर्टिकल के अंदर ये है कि कैपिटल के डिस्क्लोजर्स इंपॉर्टेंट होते हैं अदर देन फाइनेंशियल सेक्टर बी, अदर देन फाइनेंशियल सेक्टर बी। अच्छा, आपको इस बात से भी ये बात ज्यादा समझ में आएगी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की रिक्वायरमेंट्स या ऐसे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाली एंटिटी के ऊपर नहीं होती। क्यों नहीं होती? एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का ना होना ये इसी बात की निशानदेही कर रहा है ना कि हम ये समझते हैं कि कैपिटल के डिस्क्लोजर्स हमारे इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तभी तो हम कोई स्पेशलाइज्ड डिस्क्लोजर नहीं देते अक्सर अदर देन फाइनेंस सेक्टर। बट दैट्स द आर्गुमेंट, ऐसा नहीं है। सो हाउएवर इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अदर एंटिटीज एज वेल, इवन दोज हु आर नॉट सब्जेक्ट टू वेरी क्लोज रेगुलेटरी स्क्रूटनी ऑन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर का डिस्क्लोजर देना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं डिस्क्लोजर्स अबाउट कैपिटल। बट सर ये तो बता दें, फाइनली जस्ट टेल अस व्हाट इज कैपिटल, आई मीन इन पर्टिकुलर व्हाट इज फाइनेंशियल कैपिटल। आई अंडरस्टैंड कि समटाइम्स स्टूडेंट जैसे ही मैं कैपिटल का लफ्ज बोलूंगा, उन्होंने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का भाई का लेक्चर सुना हुआ होगा, वो फॉरेन से कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचर कैपिटल, एनवायरमेंटल कैपिटल, सोशल, सारे कैपिटल बकना शुरू कर देंगे। राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर टेक्निकल आर्टिकल वी आर ओनली फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल कैपिटल। But what is financial capital? I mean, financial capital can be defined in various ways. अक्सर जब आप कोई शार्क टैंक की वीडियो देखते हैं या आप ड्रैगन्स डेन देखते हैं तो वहां पे जब जब कैपिटल से मुराद होती है या जब जब कैपिटल की टर्म यूज की जाती है तो यू आर मोर फोकस्ड ऑन इक्विटी। सो समटाइम्स इक्विटी इज रेफर्ड टू एज कैपिटल। For some of the entities, equity is the only capital और equity is the only relevant capital because बाकी जो डेट वेट है वो बहुत छोटा पोर्शन होता है, वो या तो ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में होता है या तो डिमांड लोन्स की फॉर्म में होता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म होती नहीं है। लेकिन सर्टेन एंटिटीज के लिए डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होगा, इंक्लूडिंग फाइनेंस लीजेस। सो फाइनेंस लीज इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ debt capital that you take in order to fund your business. So for some entities, equity plus debt दोनों मिला के बनता होगा capital employed. Make sense? So financial capital has been defined in various ways. But सर सवाल ये बनता है why capital की understanding एक नहीं है? जब कोई इन्वेस्टर एक बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर को देख रहा है तो ऐसा क्यों है कि चंद कंपनीज के लिए इक्विटी को देखना ही रेलेवेंट होगा और चंद कंपनीज के लिए इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट को मिला के देखना ही रेलेवेंट होगा? व्हाई इज दैट सो? दिस इज बिकॉज इन्वेस्टर्स व्यूज वैरी, you see, and this is where our previous lecture business model comes into place. You understand? तो एक एंटिटी का बिजनेस मॉडल मुख्तलिफ हो सकता है और दूसरी एंटिटी का बिजनेस मॉडल मुख्तलिफ हो सकता है, और क्योंकि एंटिटीज के बिजनेस मॉडल मुख्तलिफ हो सकते हैं तो जो इन्वेस्टर्स की नीड्स हैं फ्रॉम व्यूइंग कैपिटल वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं।
सो फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर ऐसा इन्वेस्टर हो सकता है जिसने कंपनी की इक्विटी की वर्थ निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। तो वो क्या देखना चाहेगा, वो देखना चाहेगा इक्विटी को, क्योंकि उसका कंसर्न क्या है कि भाई जितनी ज्यादा इक्विटी होगी, जितनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, जितनी ज्यादा बैकअप इक्विटी होगी, उतने ही ज्यादा स्टेबल फ्यूचर डिविडेंड्स होंगे, एंड दैट इज व्हाई आई ओनली वांट टू सी इक्विटी। इसके बरक्स कोई ऐसा इन्वेस्टर भी हो सकता है जो कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने जा रहा है तो वो बेसिकली कंपनी की परफॉर्मेंस को अप्रेस कर रहा है, वो देखना चाह रहा है कि जितना भी पैसा बिजनेस के अंदर लगा था, ये धंधा कमा के कितना देता है, ये धंधा कमा के कितना देता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कभी तो कोई ऐसा इन्वेस्टर हो सकता है जो कि इस वजह से इक्विटी को देख रहा हो बिकॉज वो असेस करना चाहता है कि शेयर प्राइस जिसमें मैं आज ये शेयर खरीद सकता हूं, ये वारे का है या नहीं है। तो वो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की बेसिस पे शायद इक्विटी को देखना चाहेगा, ये असेस करते हुए कि फ्यूचर डिविडेंड स्टेबल है या नहीं है। लेकिन कोई एक और इन्वेस्टर हो सकता है, वो ये नहीं देखना चाह रहा कि शेयर प्राइस सही है या नहीं है, बिकॉज शेयर प्राइस हो सकता है अभी इररिलेवेंट हो। वो ये देखना चाह रहा है कि यार ये धंधा काम का है या नहीं है, ये बिजनेस मॉडल काम का है या नहीं है। अब जब कोई इंसान आपके बारे में ये असेस करने आता है ना कि भाई आपका धंधा काम का है या नहीं है, आपका बिजनेस काम का है या नहीं है, तो वो सिर्फ ये थोड़ी देखेगा कि इक्विटी का पैसा काम का है या नहीं है। वो तो ये देखेगा कि जितने भी फंड्स बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए गए थे, जितने भी फंड्स बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए गए थे, उन फंड्स के ऊपर रिटर्न जनरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मेक सेंस? So for them, they want to see the nature and the quantity of historic capital employed. They don't even want to see the fair value of the capital. They don't even want to see the fair value. They want to see कि यार ये बिजनेस 3 साल पहले एस्टैब्लिश हुआ था, कितना पैसा इसके अंदर लगाया गया और ये कितने का रिटर्न आज तक जनरेट कर चुका हुआ है, right? So they want to see the business acumen. They want to see the business potential. Make sense? This means that investors can have various use cases for understanding of capital and capital structure. तो सर बात सारी ये है कि isn't this very normal? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देखें, कैश फ्लो समझने हैं तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज देखें। सर ये इतना आसान तो है कैपिटल के बारे में रिव्यू करना। हम सब कुछ आईएएस और आईएफआरएस की बिना पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिपोर्ट कर तो देते हैं। सर खास बात क्या है? खास बात क्या है भाई? खास बात हमारी अपनी अकाउंटिंग है। अब यकीन जाने जो पहला प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, वो पहला प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे अपने बर्ताव से। हमारे अपने बर्ताव से देखिए, हम डिस्कस ये कर रहे हैं व्हाई कैपिटल डिस्क्लोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इस बात की नीड है, इस बात की जरूरत है कि एंटिटीज कैपिटल के बारे में, वेदर इट बी बैंक्स और समबडी एल्स, ये क्यों इतना जरूरी है कि एंटिटीज अपने कैपिटल का फुल फ्लेजेड डिस्क्लोजर दिया करें, अपने कैपिटल के बारे में एक अंडरस्टूड डिस्क्लोजर दिया करें? बिकॉज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स वेरी। कैन यू नेम अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट टॉक्स या दैट डिस्कसेस the the presentation of funds put into the business? कौन सा ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि प्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल के ऊपर बात करता है? कैन एनीबडी नेम दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? एंड बाय द वे यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। बताइए जरा मुझे। IAS 32। यस। डोंट यू फील दैट IAS 32 के अंदर, याद है हम पढ़ रहे थे प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो IAS 32 के अंदर एक बड़ी थिन लाइन है वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन आइदर बी क्लासिफाइड एज डेट और इक्विटी। और बड़ा ही अच्छा होता ना हमारी जिंदगी के अंदर, अकाउंटेंट्स की जिंदगी के अंदर, कि अगर सिंपली बोल दिया जाता कि भाई ये चीज डेट होता है और ये चीज इक्विटी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। IAS 32 फोकस करता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ऊपर, और वो सिर्फ ये नहीं देखता कि इंस्ट्रूमेंट की लीगल फॉर्म क्या है, वो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल सब्सटेंस को देखता है, आपके कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस को देखता है, और उसकी बिना पे आप कंक्लूड करते हैं कि वेदर अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज डेट या कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। सर सवाल यह है कि इन सारी बातों से फर्क क्या पड़ता है? देखें, इन सारी बातों से बहुत फर्क पड़ता है। अब यकीन करें, इन सारी बातों से बहुत फर्क पड़ता है।
क्यों फर्क पड़ता है? देखिए, अगर आप किसी भी फंड को एज डेट रिपोर्ट करें या एज इक्विटी रिपोर्ट करें, दोनों केसेस के अंदर परसेप्शन ऑफ द कंपनी तब्दील हो जाता है, right? So when an entity issues a financial instrument, it has to determine the classification either as debt or equity. You see, क्लासिफिकेशन करेक्ट और इनकरेक्ट या क्लासिफिकेशन एज लाइबिलिटी और इक्विटी होने से फर्क बहुत पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को लाइबिलिटी क्लासिफाई कर दिया बेस्ड ऑन इट्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा आपकी गियरिंग रेशियोज के ऊपर। आपकी गियरिंग बढ़ जाएगी या गिर जाएगी। हम अक्सर एथिक्स के सवाल में ये देखते हैं ना कि लाइबिलिटी को कहा कह रहा होता है आपका डायरेक्टर कि एज इक्विटी क्लासिफाई कर दो। क्यों क्लासिफाई कर दो? ताकि गियरिंग रेशो ना बढ़ जाए, कहीं हमारे ऊपर जो कोवेनेंट्स, जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं हमारे फाइनेंस प्रोवाइडर्स की, वो ब्रीच ना हो जाए। अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को एज लाइबिलिटी क्लासिफाई किया, वो आपकी गियरिंग रेशियो को इफेक्ट करेगा। सिर्फ आपकी बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि जो भी आप पेमेंट्स करते हैं आउट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी क्लासिफाई हो जाएंगी एज इंटरेस्ट और चार्ज हो जाएंगी आपकी अर्निंग्स के अंदर, जिसकी वजह से आपका अर्निंग्स पे शेयर गिरेगा, जिसकी वजह से आपका अर्निंग्स पे शेयर गिरेगा। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूं। एक बंदा आए, एक बंदा आए आपसे पैसे मांगने के लिए। वो कहे कि यार मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मैं मिसाल के तौर पे मेरा ऑयल प्रोडक्ट्स सेल करने का बिजनेस है। मेरे पास बड़ा अच्छा पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है। जो ऑयल मैंने बनाया है वो इंटीरियर सिंध के अंदर भी बिकता है, वो पंजाब के अंदर भी बिकता है, वो केपी के अंदर भी बिक जाएगा। हम बड़ा एक्सपैंड करके बड़ा बिजनेस कमा सकते हैं। आपने उससे सवाल ये किया कि यार तुम्हारा अर्निंग्स पे शेयर कितना है? उसने अर्निंग्स पे शेयर आपको बताया मिसाल के तौर पे 1,000 रुपए पर शेयर कमाता हूं या 100 रुपए पर शेयर कमाता हूं। तो आपने बोला यार बड़ा अच्छी बात है यार, मेरे को भी शेयर ले लेना चाहिए, 100 रुपए पर शेयर इज अ वेरी गुड रिटर्न। फिर आपने बोला यार अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके देखा, एक जगह लिखा हुआ था कन्वर्टेबल इक्विटी या कन्वर्टेबल लोन नोट। हाँ, तो आपको एकदम से समझ में आएगा कि यार इसने कन्वर्टेबल लोन नोट को, क्योंकि ये लोन नोट है, क्योंकि इसके नाम में लोन आता है, तो इस बेचारे देसी आदमी ने इसको अंडर लाइबिलिटीज क्लासिफाई किया हुआ है। अगर इसकी ट्रू सब्सटेंस के ऊपर जाएं तो इसमें से कुछ इक्विटी भी निकलेगी। हाँ, इसके अंदर से कुछ पोटेंशियल शेयर्स भी निकल सकते हैं। और अगर उन पोटेंशियल शेयर्स को शामिल करके इसका डाइल्यूटेड ईपीएस देखा जाए, तो मिसाल के तौर पे ये डाइल्यूटेड ईपीएस 100 रुपए नहीं बनता बल्कि 50 रुपए बनता है। हो सकता है आपका डिसीजन फौरन चेंज हो जाए उस वक्त। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन एज डेट या क्लासिफिकेशन एज इक्विटी से इन्वेस्टर के डिसीजंस के ऊपर फर्क पड़ता है। इसी तरह अगर आप किसी चीज को इक्विटी क्लासिफाई करते हैं तो आपकी एग्जिस्टिंग इक्विटी इंटरेस्ट्स को फर्क पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई शार्क टैंक के अंदर कोई कंपनी आती है और उन शार्क से पैसे उठाने की कोशिश करती है, तो उनका हर वक्त ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि देखिए हम आपसे पैसे उठाने से पहले जरूर सोचेंगे अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बारे में कि उनको कैसा लगेगा, बिकॉज एवरी न्यू इक्विटी इशू कैन डिस्टर्ब योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। देखिए, मामलात तो सारे डायरेक्टर्स के हाथ में है ना, मामलात तो सारे मेजर शेयर होल्डर्स के हाथ में है ना, लेकिन क्या आपके नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले शेयर होल्डर्स, क्या वो आपकी कंपनी के ओनर्स नहीं है? वो हैं। क्या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो किसी भी चीज को इक्विटी क्लासिफाई करे या डेट क्लासिफाई करे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। और हमारे IS 32 के अंदर ना बड़ी एक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है। हम, जैसे मैंने कहा था, हम सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन देखते हैं, नॉट देयर लीगल फॉर्म। सो वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इशूड मेक्स द क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जब इशू हो जाते हैं तो एक अकाउंटेंट के लिए ये परेशानी हो जाती है कि इसको डेट की तरह क्लासिफाई करें या इक्विटी की तरह क्लासिफाई करें। अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको चंद ऐसी मिसालें दूंगा जो कि नॉर्मल हालात के अंदर हमेशा डेट में जाती हैं लेकिन कभी कभार इक्विटी बन जाती हैं। तो जितने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आज के जमाने में इशू होते चले जाते हैं, उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बढ़ती चली जाती है। और अगर सही से डिस्क्लोजर ना दिया जाए तो इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। दैट्स द होल पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू मेक. So occasionally resulting in instruments that seem like equity but are accounted for as liabilities. Increasing complexity of financial instruments have added more difficulty in interpreting and understanding the capital structures.
अच्छा, गिव मी वन फीडबैक, डू यू ऑल अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग? आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? देयर इज अ क्लियर नीड फॉर इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड द एंटिटीज कैपिटल स्ट्रक्चर, but it does not seem so much easy, especially with the fact कि कोई specific capital disclosures नहीं दिए जाते आज के जमाने में। बैंक्स के लिए तो दिए जाते हैं लेकिन सारी एंटिटीज के लिए नहीं दिए जाते। तो एक गिवन प्रॉब्लम जरूर है दुनिया के अंदर, एक लैक ऑफ फोकस जरूर है अकाउंटेंट्स का ओवर कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्क्लोजर्स। मेक सेंस? बात समझ में आ रही है? और यकीन जाने आपको ये बात और समझ में आएगी जब मैं आपको चंद मिसालें दूंगा। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। और इस स्लाइड का नाम ही क्या है? ऑल दैट डेट इज नॉट डेट। एक कहावत है ना, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो जैसे कि चीजें दिखती हैं वैसी होती नहीं है, और वैसा ही हमने पढ़ा है आईएस 32 के अंदर। हाँ, द क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एज आइदर लाइबिलिटीज और इक्विटी इज टेक्निकली बेस्ड ऑन द सब्सटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स। अब वक्त के साथ साथ इतने डिफरेंट, इतने वैरिइंग इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू होना स्टार्ट हो गए हैं कि अकाउंटेंट्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि इनको डेट या इक्विटी की तरह क्लासिफाई करें। और आपके लिए देखें, आपके पास याद है ना आपको मेरा लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, कितने लोग कितने सवाल भेजते रहते हैं। इतनी बार पढ़ चुके, इतनी बार हम पढ़ा चुके, लेकिन फिर भी सवाल पूछते हैं कि सर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, सर आपको कैसे पता चला ये डेट है, आपको कैसे पता चला ये इक्विटी है। कितने सवाल आप लोग पूछते हो यार। तो आप सोचें, आप बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपके लिए इतने मसले मसाइल हैं, तो क्या इन्वेस्टर्स के लिए मसले मसाइल नहीं होते होंगे गिवन द एब्सेंस ऑफ क्लियर एंड कंसाइज कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्क्लोजर्स? ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्लोजर जाता नहीं है, लेकिन स्टिल देयर इज अ लिमिट टू व्हाट इज बीइंग डिस्क्लोज्ड फॉर रेगुलर एंटिटीज। मसले मसाइल कहां क्रिएट होते हैं? फॉर एग्जांपल कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के अंदर मसला है या नहीं है? अब कन्वर्टिबल बॉन्ड कहने को एक बॉन्ड है, इशू भी किधर होता है? डेट मार्केट के अंदर। मतलब नॉर्मल इक्विटी मार्केट के अंदर इशू नहीं होता, कन्वर्टिबल बॉन्ड डेट मार्केट के अंदर इशू होता है। लेकिन आप उसके अंदर से विद इन सब्सटेंस क्रिएट करते हैं जरा सा इक्विटी का पोर्शन और जरा सा डेट का पोर्शन। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, क्लासिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। मिसाल के तौर पे कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिनका नाम होता है कोको बॉन्ड्स। कोकोमो नहीं है, कोको बॉन्ड्स। कॉन्टिंजेंट कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। अच्छा, बाय नेचर कॉन्टिंजेंट कन्वर्टिबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी इफ कैपिटल फॉल्स बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड। ये कॉन्टिंजेंटली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अक्सर इशू करते हैं बैंक्स अपने प्रोमोटर्स को। हाँ, होता क्या है कि कुछ एंटिटीज क्या करती हैं जिनके ऊपर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है ना बाय देयर रेगुलेटर, कि भाई कुछ भी हो जाए तुम अपना इतना कैपिटल मेंटेन करना ही करना। तो मिसाल के तौर पे एक बिजनेस को चलाने के लिए आपके रेगुलेटर ने बोला कि हर वक्त आपके पास 100 करोड़ रुपए का कैपिटल होना ही होना चाहिए। किसी भी सर्टेन पॉइंट इन टाइम के ऊपर आपका अगर इक्विटी 100 करोड़ से नीचे गिरी, अगर आपकी इक्विटी 100 करोड़ से नीचे गिरी तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। बैंक्स के साथ तो अक्सर होता रहता है ऐसा। तो कंपनी के प्रोमोटर्स या प्रिंसिपल ओनर्स क्या करते हैं, कंपनी को लोन दे के रखते हैं which are convertible into equity once the capital falls below a certain level। यानी प्रोमोटर्स ने ये बोला कि हमने अपने बिजनेस को एक 20 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है, कभी भी कोई भी ऐसा पॉइंट इन टाइम आए कि जो, अच्छा बात याद रखना, अगर ओनर्स ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो बिजनेस वो वापस करेगा पैसा ओनर को। बात समझ में आ रही है? अगर प्रोमोटर ने एक बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो वो पैसा वापस जाना है प्रोमोटर की जेब में। डू यू ऑल अंडरस्टैंड और नॉट? बात समझ में आ रही है? वो पैसा इन्वेस्टर, वो पैसा लोन प्रोवाइडर का है, उसको वापस जाना है। वो इक्विटी नहीं है कि एक बार पैसा डाल दिया तो डाल दिया, भूल जाओ, ऐसा नहीं। अब एक प्रोमोटर ने एक बिजनेस के अंदर पैसा डाला हुआ है, लोन डाला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिंजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब अगर कभी भी ऐसा हो जाए ना कि बैंक्स ह्यूज लॉसेस जो है करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से उसकी इक्विटी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के नीचे गिर जाए, तो कॉन्टिंजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि डायरेक्टर्स या प्रोमोटर का पैसा होता है, जो कि फौरन की फौरन कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी के अंदर। यानी उतना पैसा जो कि डायरेक्टर्स को या प्रोमोटर्स को बिजनेस ने वापस करना था, अब वो वापस नहीं करेंगे, उनका पैसा इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करके प्लेस हो जाता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि आप लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके रखें। पहली बात मुझे बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोको बॉन्ड्स क्या है? सब लोग जल्दी से हाँ या ना में जवाब दो। कोको बॉन्ड्स की नेचर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है?
अच्छा, हमारा ताल्लुक अभी ये कोई कोको बॉन्ड्स की क्लास नहीं है, तो हमारा ताल्लुक सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो मैंने अभी आपको बताया। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कोको बॉन्ड्स क्या है? सब लोग बताओ। प्रेमलता, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो जरा मुझे ये बताओ, कॉन्टिंजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इक्विटी की तरह क्लासिफाई होने चाहिए या डेट की तरह क्लासिफाई होने चाहिए? आई एम श्योर सब लोग यही सोच रहे हैं। सब लोग फंस गए ना? सब लोग फंस गए। सब लोग बोल रहे हैं, "अबे यार ये तो बात समझ में नहीं आ रही। एक ऐसा लोन जो कि वक्त आने के ऊपर इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, कॉन्टिंजेंट है ना, वक्त आया तो इक्विटी में कन्वर्ट होगा, वक्त नहीं आया तो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉर्मली रिडीम हो जाएगा जैसे हर लोन होता है। तो सर अब तो फंस गए। अब तो समझ में नहीं आ रही कि यार ये डेट है या इक्विटी है। अच्छा, किसी ने बोला सर ये दोनों पार्ट में भी हो सकता है, सम पार्ट एज लाइबिलिटी और सम पार्ट एज इक्विटी। वेल टेकन। लेकिन सवाल तो देखिए, अभी हमारा कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी क्या, वो आईएफआरएस 9 के अंदर तय है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, अनटिल एंड अनलेस कि आपका लोकल गैप कुछ और बोले। वो आईएफआरएस डिटेल्ड होता है, 770 पेज के स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा हो तो ऐसा करना, वैसा हो तो वैसा करना। मेरा काम आपको कोको की कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना नहीं है, क्योंकि वो कोर्स का पार्ट नहीं है। एक स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन है, और दुनिया की सारी स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन आपके कोर्स में कभी कवर नहीं हो सकती। अब जो बंदा उस सिचुएशन में होगा वो आईएफआरएस खोल के देखेगा, बात को समझ जाएगा। लेकिन डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम में क्या डिस्कस कर रहा हूं? प्रॉब्लम ये है कि शुड वी क्लासिफाई इट एज डेट और इक्विटी। अब आईएफआरएस कहता है सर्टेन सर्कमस्टांसेस मीट हो जाए तो इक्विटी कर लेना, वरना डेट कर लेना। अब कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। अब ऊपर से अगर आप डिस्क्लोजर ना दे तो, ऊपर से आप डिस्क्लोजर ना दे तो इन्वेस्टर हो सकता है इसको सारी जिंदगी डेट समझता रहे, हो सकता है इन्वेस्टर इसको सारी जिंदगी इक्विटी समझता रहे। अंडरस्टैंडिंग का फर्क आ सकता है ना। तो मानते हो या नहीं मानते कि कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल को डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है? पॉइंट इज के भाई कैपिटल के बारे में बात करना जरूरी है। इसी तरह पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा देखो, मैंने क्लियर किया हुआ है सम पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है? पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर पुट ऑप्शन होता है। हम सब ये बात जानते हैं कि पुट ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन टू सेल। पुट ऑप्शंस ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि अगर आपका होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट चाहे, मेरी बात को गौर से सुनना क्योंकि कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। पुट ऑप्शंस या ऐसे बॉन्ड्स जिनके अंदर जो कि पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर होल्डर चाहे तो वो अपने बॉन्ड्स को पुट बैक कर सकता है बिजनेस की टेबल के ऊपर, कंपनी की टेबल के ऊपर, एंड कैन डिमांड द मनी बैक। एंड कैन डिमांड द मनी बैक। अच्छा, नॉर्मल हालात के अंदर तकरीबन तकरीबन आपने मेरी बात से सुन के तो खुद ही तय कर लिया होगा, नॉर्मल हालात के अंदर पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स तो जनरली डेट क्लासिफाई होंगे। जनरली क्या होंगे? डेट क्लासिफाई होंगे। लेकिन आईएफआरएस के अंदर भी चंद मिसालें दी गई हैं, और हमें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी चंद मिसालें ऐसी मिलती हैं जिसके अंदर कुछ दुनिया के अंदर पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो कि डेट की तरह क्लासिफाई नहीं होते बल्कि इक्विटी की तरह क्लासिफाई होते हैं। अब आप जरा सोचें, एक कंपनी है जिसने 3 टाइप के पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट के अंदर इशू किए हैं। हो सकता है 2 पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स जनरली जैसे होना चाहिए डेट की तरह क्लासिफाई होते हो, लेकिन एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो कि इक्विटी की तरह क्लासिफाई हो जाए। मैं आपको मिसाल देने की कोशिश करता हूं, ये भी बिल्कुल वैलिड मिसाल है। आई होप कि आपको समझ में आए क्योंकि टेक्निकल है, थोड़ी सी टेक्निकल है। आईएफआरएस कहता है कि अगर किसी कंपनी ने कोई ऐसा पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जो कि ऐसा पुटेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर होल्डर के पास ये ऑप्शन है कि वो कंपनी से क्लेम कर सकता है देयर मनी बैक, लेकिन वो क्लेम करेगा सिर्फ इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। सिर्फ इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। और क्लेम बैक करेगा सिर्फ तब जब उसकी हायरार्की से ऊपर जितने डेट्स हैं वो रीपे हो जाए। सर कैन यू रिपीट वंस? आई कैन ऑब्वियसली रिपीट वंस मोर।
एक ऐसा पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, अच्छा पुटेबल इंस्ट्रूमेंट बात समझ रहे हो ना, योर होल्डर कैन डिमांड मनी बैक फ्रॉम यू एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, टेक्निकली इट शुड बी डेट। बट अगर कोई ऐसा पुटेबल इंस्ट्रूमेंट हो जो कि इन्वेस्टर अपने राइट को एक्सरसाइज करता हो सिर्फ लिक्विडेशन के वक्त में, और वो भी कुछ इस तरीके से कि पहले सारे सीनियर डेट्स रीपे होंगे और सबसे आखिर में इसकी बारी आएगी, तो आईएफआरएस 9 कहता है सबऑर्डिनेटेड लोन्स फॉर एग्जांपल, तो आईएफआरएस 9 कहता है कि दिस कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। व्हाई? आईएफआरएस 9 ने उसकी लॉजिक दी। आईएफआरएस 9 ने बोला देखो जितने भी, देखो कैपिटल क्या, इक्विटी का मतलब होता है नेट एसेट्स, इक्विटी का मतलब क्या होता है नेट एसेट्स, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल योर लाइबिलिटीज फ्रॉम द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल। अब फॉर एग्जांपल कोई एंटिटी लिक्विडेशन के अंदर जाती है तो वो अपने सारे एसेट्स को सेल करके पैसा लेकर आएगी, सारे डेट्स रीपे होंगे। अब अच्छा, अदर देन दिस पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर सारे डेट रीपे हो गए तो इस सबऑर्डिनेटेड लोन को या इस पुटेबल इंस्ट्रूमेंट वाले होल्डर को तभी पैसा मिलेगा जब पैसा बचा, अगर पैसा नहीं बचा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आपको रेजिडुअल पैसे में से पैसा वापस मिलेगा, आपको रेजिडुअल पैसे में से पैसा वापस मिलेगा, तो इसका मतलब आपकी नेचर मुशाबिहत रखती है इक्विटी से। तो कहने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई इसको इक्विटी क्यों नहीं क्लासिफाई कर देते। अच्छा, अब यहां पे बहस शुरू हो जाए कि सर अगर ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा हो तो क्या होगा। भाई बहस तो ये है ही नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग कि मेरी एग्जाम्पल्स आपको ये याद दिला रही हैं या आपके अंदर इस बात की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही हैं कि अ कैपिटल डिस्क्लोजर इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए ना, क्लासिफिकेशन कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की परसेप्शन बदल सकती है। इफ यू क्लासिफाई इट एज डेट, आपकी उधारी बहुत ज्यादा है, इक्विटी की वैल्यू बहुत कम है, तो इक्विटी होल्डर थोड़ा अनसेफ फील करेगा, गियरिंग रेशियो बहुत ज्यादा है, वो कह रहे हैं कि यार अगर बिजनेस डूबा ना मेरा पैसा बाहर नहीं निकलेगा। अदरवाइज इफ यू क्लासिफाई एज इक्विटी तो इक्विटी बढ़ जाएगी, एक इन्वेस्टर हो सकता है फॉल्सली ज्यादा बेहतर महसूस करे। फॉल्सली करेगा या नहीं करेगा ये एक सेपरेट एथिक्स की डिबेट है, बात ये हो रही है कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाजा होता है। बात समझ में आती है? एक 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 रियलिटी है वर्ल्ड की कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर से अंदाजा होता है कि भाई वेयर यू आर गोइंग गुड एंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। एक इदारा है, आई आस्क यू, हैव यू हर्ड अबाउट बाइजूस? हैव यू हर्ड अबाउट बाइजूस? बाइजूस is an Indian company, very good company, and they are in the business, they were in the business of education। हमें कहना नहीं चाहिए कि ये बिजनेस है, लेकिन फिर भी दे वर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एंड बाईजूस का यार कोई वैल्यूएशन है, बाईजूस की वैल्यूएशन आपकी और मेरी सोच से बाहर वैल्यूएशन थी। इंडिया इन इटसेल्फ इज अ वेरी लार्ज कंट्री, सो इट्स अ बिग पॉपुलेशन। बिग पॉपुलेशन होती ही इस तरह है कि ज्यादा बच्चे होते हैं, है भाई। तो ज्यादा बच्चे होते हैं तो मतलब ज्यादा ज्यादा पढ़ते हैं, और कोविड के दरमियान बाईजू की वैल्यूएशन शूट कर गई थी, राइट? Baiju nowadays is going through a very bad time. Do you all understand that Baiju's is going through a very bad time? Very bad time. It's almost liquidated. You know why? You know, एक आर्ग्यूमेंट तो ये है कि भाई उनकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। कोई ये कह सकता है उनका बिजनेस मॉडल सही नहीं था। डोंट यू फील कि उनका एक मेजर कंसर्न ये भी था कि दे हैड टू मच डेट। तो आज जब लोग, देखो ना, होता यही है कि जब कंपनीज डूब जाती हैं या डूब रही होती हैं तो एवरीवन कम्स एंड सेज कि यार देखो इनके पास ये सही नहीं था, इनके पास वो सही नहीं था। तो बाइजूस एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियली। बाइजू ने अपने आप को एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड किया, एंड फॉर दैट दे हैड टू टेक डेट। और आज सब लोग ये कह रहे हैं कि यार उस डेट की वजह से मारे गए। इक्विटी बेस्ड होते तो शायद ना मारे जाते, क्योंकि जब कोविड खत्म हुआ और नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो गई तो देयर मार्केट शेयर वेंट डाउन, बट दे वर एक्सपैंडिंग एक्सपोनेंशियली। आप सोचे ना उनकी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना था। इंडियन क्रिकेट टीम की शर्ट के ऊपर बाईजूस का लोगो लगा होता था। जस्ट इमेजिन, कोहली, विराट कोहली की शर्ट पे बाईजूस लगा हुआ है। जस्ट इमेजिन कि वो किस लेवल की मार्केटिंग कर रहे हैं, फुटबॉल प्लेयर्स की जो है वो बाईजूस को प्रमोट कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन हाउ मच मनी दे वुड बी बर्निंग सो दैट दे मेड श्योर दैट द बिजनेस ग्रोज एक्सपोनेंशियली, एंड दे ग्रीव एक्सपोनेंशियली। दे वर अ वेरी फाइन बिजनेस मॉडल फॉर ऑल अदर पीपल, बट द डेट ने मार दिया।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का परसेप्शन बनाता है, एज इफ कि अब जब सब लोग बोलेंगे भाई जो नहीं चला क्योंकि डेट लिया हुआ था. मेक सेंस? Disclosure of capital is intended to give entities the ability to describe their view of the elements of their capital if this is different from equity. So अगर हम disclosure of capital देंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल देंगे तो उससे फायदा ये होगा कि एंटिटी को मौका मिलेगा अपने इन्वेस्टर्स को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर समझाने में, और इस तरीके से इन्वेस्टर्स राइट डिसीजंस लेंगे, इन्वेस्टर्स रेलेवेंट डिसीजंस लेंगे बेस्ड ऑन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अच्छा, एनरॉन का केस जो है ना, एनरॉन का केस ऐसा नहीं था. एनरॉन का केस वाज नॉट जस्ट अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर. आई वुड डिसएग्री. तो एनरॉन हैड सम अदर इश्यूज, उनके रेवेन्यू रिकग्निशन इश्यूज ज्यादा थे. वहां पे कुक द बुक्स का कॉन्सेप्ट था. तो वो creative accounting is something different and lack of disclosure is something different. We are not talking about creative accounting now. Don't mix up these two cases, right? That's a separate story. It's a separate story. Right now what we are focusing on कि भाई there is a need for capital disclosures, right? सर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई कैपिटल डिस्क्लोजर होता ही नहीं है. दैट्स नॉट ट्रू. कैपिटल डिस्क्लोजर्स होते हैं. आई मीन IS1 चंद डिस्क्लोजर्स रिक्वायर करता है, सही है ना? सो IS1 requires an entity to disclose information that enables users to evaluate the entity's objectives, policies and processes for managing capital. तो IS1 कहता है कि आप नैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. व्हाट कंपनी मैनेजेस एज कैपिटल, आइदर आपका मेन फोकस डेट है या इक्विटी है या दोनों है. आर देयर एनी कैपिटल एक्सटर्नल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स? IS1 के अंदर ये तो लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपने उसका डिस्क्लोजर देना होगा. IS1 जाहिर सी बात है, बैंक्स तभी तो डिस्क्लोजर देते हैं कि हमारे ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एप्लीकेबल होता है, हमारे ऊपर ये फ्रेमवर्क्स एप्लीकेबल होते हैं, हमें डिस्क्लोजर देना लाजिम है. IS1 कहता है तुम ये बताओ जरूर कि तुम्हारे ऊपर क्या कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है कैपिटल को डिस्क्लोज करने की. हाउ कैपिटल इज बीइंग मैनेज्ड, और वो रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कैसे किया जा रहा है ये बताओ. अच्छा, अब यहां से ये बात क्लियर हो रही है कि IS1 का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है कि आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा डिस्क्लोज करें. लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि IASB ने अपना कोई क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर नहीं दिया है रिगार्डिंग एक्सटर्नल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. शॉर्ट कमिंग है ना. देखो, एक डिस्कशन का पॉइंट है ना. मिसाल के तौर पे भाई तुम और मैं साथ बैठे और मैं तुम लोगों को बोलूं कि यार मेरे बारे में दो अच्छी बातें बता दो. अच्छा भाई, तो क्या आप मेरे बारे में कोई दो अच्छी बातें बता सकते हैं? ऐसी बता दें, आप लिख के बता देंगे तो ये थोड़ी सी मतलब तसल्ला हो जाएगा कि कम से कम दो तो दुनिया में मेरे अंदर अच्छी बातें हैं. कैन यू टेल मी टू गुड थिंग्स अबाउट मी? तो बोला भाई टीचिंग स्टाइल अच्छा, भी थैंक यू वेरी मच. और कोई एनी गुड थिंग? दाढ़ी, एक्सेलेंट. कॉम्पिटेंट भी बोला, बाद में बोला कि एक कॉम्पिटेंट एंड फनी, तो कॉम्पिटेंट भी है और फनी भी है. चले भाई, वेरी गुड. Knowledgeable, calm. Okay, so there are some certain good things, but can there be some bad things as well? Obviously. Just because you like a particular trait of mine does not mean कि आप मेरे बारे में बुराई नहीं कर सकते. और मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा कि मेरे बारे में बुरी बातें क्या है. राइट? सो आई एम बीइंग सेल्फिश राइट नाउ. तो मैं अपने बारे में तो सेल्फिश हो सकता हूं कि मैंने आपसे सारी अच्छी बातें पूछी लेकिन मैं बुरी बातें ना पूछूं. लेकिन अगर एक इदारे के अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ हो तो इज इट राइट फॉर अकाउंटेंट्स टू डिफेंड IS1 एवरीवेयर? इज इट राइट? आई मीन वी हैव टू बी न्यूट्रल, right? As accountants we need to be neutral, and that is why I want you to understand the other aspect as well. While IS1 says कि अगर आपके ऊपर कोई लॉ, अगर आपके ऊपर कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है तो उसका डिस्क्लोजर दें. एट द सेम टाइम दिस टेक्निकल आर्टिकल प्रोवाइड्स द फैक्ट कि ISB का अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है पर्टिकुलर डिस्क्लोजर दिलवाने का. अगर आपका लोकल लॉ बोले कि डिस्क्लोजर दो तो दे दो, और नहीं बोले तो नहीं दो.
हाँ, IS-1 ने ये जरूर बोला है कि तुम ये बता दो कि तुम्हारे ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, क्या तुम उससे कंप्लाई करते हो या नहीं करते, अगर नहीं करते तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन IASB ने अभी तक कोई ऐसी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स या कोई नैरेटिव रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं निकाली जिसके तहत हम ये बता सकें कि भाई कोई इंटरनल मैकेनिज्म है मैनेजमेंट का कैपिटल को असेस करने का, या कोई इंटरनल KPIs हैं उनको डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट IS-1 में कहीं नहीं है। तो अगेन दिस इज द अदर साइड ऑफ द पिक्चर कि ऐसा नहीं है। क्लियर होती है बात ये। अब यहां पे आज के जमाने में सिचुएशन है क्या, IS-1 के अंदर तो लिमिटेड डिस्क्लोजर जाता है, नैरेटिव फॉर्म के अंदर जाता है लेकिन लिमिटेड जाता है। अब यहां पे जो अक्सर जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो लोकल लॉ की है। दुनिया भर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक की और कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको बताती हैं कि आपकी क्या आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना। फॉर एग्जांपल NBFC रूल्स हैं, नोटिफाइड एंटिटी रेगुलेशंस और ये सब चीजें हैं जो कि बताती हैं कि भाई बैंक्स ने क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन ज्यादा एक्ट किसका है, लोकल लॉ का। ISB यहाँ पे थोड़ा सा पीछे है। फॉर एग्जाम्पल सम jurisdictions रेफर टू कैपिटल डिस्क्लोजर्स एज पार्ट ऑफ देयर लीगल रिक्वायरमेंट्स। यू सी, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो जो आपके लीगल प्लेयर्स हैं वो बीच में आ रहे हैं। ISB खामोश बैठा है तो लॉ आके कह रहा है कि भाई ये काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन द UK आपका टेक्निकल आर्टिकल बताता है कि सेक्शन 414 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2006 डील्स विद द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट एंड रिक्वायर्स अ बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड एंड द पोजीशन ऑफ द कंपनी। द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल FRC, जो कि यूके के अंदर जो है यूके के अंदर वो स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द FRC गाइडेंस ऑन द स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट सजेस्ट्स दैट कमेंट्स शुड अपीयर इन द रिपोर्ट ऑन द एंटिटीज फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स सच एज चेंजेस इन इट्स नेट डेट और द फाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो लोकल लॉ ज्यादा प्रिवेल कर रहा है। कुछ ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये लोकल लॉ की एक्सटेंट ये है कि वो बिजनेसेस को रिक्वायर करते हैं कि अपने कैप टेबल्स डिस्क्लोज करें। कैप टेबल्स, अब कैप टेबल्स तो आपने और मैंने शायद सुनी भी नहीं क्योंकि पाकिस्तान में कैप टेबल्स अप्लाई नहीं होते। लेकिन क्योंकि बाहर के ममालिक के अंदर स्टार्टअप बिजनेसेस बहुत ज्यादा है और वो बहुत रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वहां पे कैपिटलाइजेशन टेबल्स का जमाना चला हुआ है। वो कहते हैं भाई पूरा पूरा टेबल दो जिसके अंदर जितनी भी तुमने सीरीज ऑफ फंड्स, आपने अक्सर सुना होगा शार्क टैंक के अंदर भी सीरीज A कर ली, सीरीज B कर ली, फलाना राउंड कर लिया, ढिमकाना राउंड कर लिया। भाई इन सबका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और वो कैपिटलाइजेशन टेबल की फॉर्म में देना पड़ेगा। अक्सर ये कंपनी लॉ नहीं बोल रहा होता, तो जो आपकी सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती है ना, जिस एक्सचेंज के ऊपर आपके शेयर्स लिस्टेड है, जहां से आप पब्लिक मनी को अट्रैक्ट करते हैं, वो एडिशनली आपसे ये रिक्वायर करते हैं कि कैप टेबल्स डिस्क्लोज करो। अब नाउ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ IS एंड IFRS, बट सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैप टेबल्स डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। दिस इज ऑफन रिक्वायर्ड बाय सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? So nonetheless, we understand that you see this is important. This is important. अब हर चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो उतनी चीज आसान नहीं हो सकती। क्यों नहीं आसान हो सकती? बिकॉज दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेसेस के बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, और हर बिजनेस मॉडल का कैपिटल के बारे में सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता। आई मीन देयर इज डाइवर्सिटी व्हेन यू थिंक अबाउट कैपिटल। देयर इज डाइवर्सिटी एंड देयर इज डिफिकल्टी एज वेल। पहली डिफिकल्टी तो हमसे आती है ना, देयर इज डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग इक्विटी, व्हाट इज इक्विटी एंड व्हाट इज नॉट इक्विटी। हमारा IS-32 बीच में आ जाता है। देयर इज डिफिकल्टी इन लोकेटिंग सोर्सेज ऑफ कैपिटल, किधर किधर से पैसा आ सकता है। भाई फाइनेंस लीज डेट कैपिटल का पार्ट है या नहीं है, बहस है, ठीक है ना। देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ बिजनेस मॉडल्स इन एन इकोनॉमी, दैट द डाइवर्सिटी क्रिएट्स डिफिकल्टी कि क्या कोई ग्लोबल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते। आई मीन यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि अभी तक कोई IS और IFRS क्यों नहीं है अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल। टेक्निकल आर्टिकल लिख सकते हैं, IS और IFRS नहीं लिख सकते। भाई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS बनाना मुश्किल है ना। विद द प्रिवेलेंस ऑफ लोकल लॉस, ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना या ऐसा कोई डिस्क्लोजर रिलेटेड स्टैंडर्ड बनाना जो कि इंटरनेशनली एप्लीकेबल हो, बड़ा मुश्किल है यार। इट इज डिफिकल्टी, इट इज अ डिफिकल्टी, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। हाँ,
अच्छा, जहां आपके लिए इन चीजों को डेवलप करना डिफिकल्ट है, वहीं इन्वेस्टर्स के लिए अलग डिफिकल्टी है। इन्वेस्टर्स, द वेराइटी एंड इनकंसिस्टेंसी इन कैपिटल डिस्क्लोजर्स। अच्छा, बहुत सारे मैंने बताया ना, रेगुलेटर्स पुश कर रहे हैं कि अपने डिस्क्लोजर्स दो, डिस्क्लोजर्स दो, डिस्क्लोजर्स दो, बट फॉर इन्वेस्टर्स द इनकंसिस्टेंसी इन कैपिटल डिस्क्लोजर्स डज नॉट हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के अंदर तो यूके गैप एप्लीकेबल नहीं है ना। पाकिस्तान के अंदर तो कंपनीज एक्ट 2006 एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, यूएई के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर तो ग्लोबल है ना। तो इन्वेस्टर अगर किसी यूके की कंपनी में जाता है तो उसको डिस्क्लोजर में नजर आता होगा कैप टेबल है, लेकिन वो दुबई की किसी कंपनी के अंदर जाता है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैप टेबल नजर नहीं आता। तो कोई कैपिटल का डिस्क्लोजर कैसे दे रहा है, कोई कैपिटल का डिस्क्लोजर कैसे दे रहा है। अब इन्वेस्टर्स के लिए डिफिकल्टी हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अच्छा, ये डिफिकल्टी दूर कैसे हो सकती थी कि कोई ग्लोबल आईएएस और आईएफआरएस आ जाए? अभी तक तो नहीं, डिफिकल्टी है। Therefore, proper manner and form of capital disclosures is essential. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सो इन दिस इंटायर आर्टिकल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज कि यार कितना इंपॉर्टेंट है कैपिटल इन्वेस्टर्स की डिसीजन लेने के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी के साथ इक्विटी और डेट को डिफाइन, क्लासिफाई एंड मेजर करने का, और इन्वेस्टर्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है जब इसके प्रॉपर डिस्क्लोजर्स नहीं गिवन होते, और आईएसबी कहां कहां लैक करता है या कहां कहां डिलेड है in the disclosure requirements. Do you all understand what I've just said? If you understand, I mean, that's it. This is all from my side. सबको क्लियर है? क्लियर है या नहीं है तुम सब लोगों को? लिख के बताओ, क्या क्लियर है या नहीं है सब लोगों को? देखें, ये जो सारी एफर्ट मैं आपके साथ कर रहा हूं, इस सारी एफर्ट का ना मेरे को फीडबैक चाहिए। अगर मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा है इन सारी एफर्ट्स का, मैं ये काम नहीं करूंगा। उम्मीद क्या है, कोशिश क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो एग्जाम के अंदर जा रहे हैं तो वो टेक्निकल टेक्निकल आर्टिकल्स को मैं थोड़ा सा नॉन टेक्निकल करता हूँ, राइट? सिर्फ एजेंडा ही है ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए जब आप एग्जाम के अंदर जा रहे होंगे। क्लियर? तो डू गिव योर फीडबैक ऑलवेज।